हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबके डिमांड पर आप सबके समक्ष क्लास 12 ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव आंसर की लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल पेपर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, और क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए देखना है क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको कवर कराऊंगा, यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों में हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। जी हाँ, जैसा कि आज की इस क्लास में यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पे मैं 12 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। जी हाँ, और आपको ये जो क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग साथ साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखे। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी क्या अवधारणा है उसको लिखने के लिए बोला है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। जी हाँ, यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य से जुड़ी जितनी भी क्रियाकलाप है, यानी जितने भी जो कार्य वो करते हैं ये सारा किससे नियंत्रित किया जाता है, किससे नियंत्रित माना जाता है, यानी पर्यावरणीय, इस पर जो नियंत्रण रहता है किसका रहता है, पर्यावरण का माना जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, इस अवधारणा के अनुसार यानी जो जलवायु और जो प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त यानी मानव से जुड़ी जितनी भी सारी क्रियाकलाप है और जो मानव का लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है आदि को नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, यानी इसके अनुसार क्या करते हैं, पर्यावरण ही सब कुछ पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। जी हाँ, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण यानी जो मानव है वो क्या है, पर्यावरण का दास है, यानी पर्यावरण का गुलाम है। इस अवधारणा का जनक रेडज्यूल महोदय को दिया जाता है। जी हाँ, और जो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसका जनक, इसका फादर किसको माना जाता है, ये फ्रेडरिक रेडज्यूल को माना जाता है। जी हाँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसके जनक कौन है, तो यहाँ पे आपको रेडज्यूल पे टिक लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को ही कवर कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है साक्षरता दर का अर्थ स्पष्ट करें, यानी जो लिटरेसी रेट है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। जी हाँ, तो साक्षरता दर के अंतर्गत उन प्रतिशत को लिया जाता है जो 7 वर्ष से अधिक हो। जी हाँ, तो साक्षरता दर के अंतर्गत उन व्यक्ति को लिया जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, यानी 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया जाता है। उसके बाद जो पढ़ लिख सकता हो, जी हाँ, यानी 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो और वो क्या कर सकता हो, पढ़ भी सकता हो, साथ साथ में लिख भी सकता हो, और जिसमें समझ, जी हाँ, और जिसमें क्या हो, समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लेता है लिख लेता है लेकिन उसको कोई भी समझ नहीं है, तो उसको साक्षरता दर में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ में उसको अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता हो। जी हाँ, यानी उसको कैलकुलेशन भी आता हो। तो इनके जिनके अंतर्गत यानी जो 7 वर्ष से अधिक होगा, जो पढ़ लिख सकता है, जिसके पास समझ है, उसके बाद जो कैलकुलेशन कर सकता है, तो उसको साक्षरता दर के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि जो साक्षरता दर है वो क्या है। तो अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। जी हाँ, यानी क्या क्या होता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रियाएं दिनों दिन बहुत ही विशिष्ट एवं जटिल होती जा रही है। जी हाँ, तो आप सबको बताइए, आप सब देख ही रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मानव की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, विशिष्ट। जी हाँ, यानी काफी यूनिक और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जिनमें क्रियाओं का नवीन रूप चतुर्थ क्रियाओं के रूप में सामने आया है। जी हाँ, और ये जो हमारी दिन ब दिन जो क्रियाएं, विशिष्ट एवं जटिल क्रियाएं जो हमारे सामने में आ रही हैं, वही क्रियाएं क्या है, चतुर्थ क्रियाओं के रूप में सामने आया है। मानव की कानून, वित्त, शिक्षा, शोध और संचार से जुड़ी उन आर्थिक गतिविधियों को जो सूचना के संसाधन और सूचना के प्रसारण से संबंधित है, चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जी हाँ, तो चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी एक्टिविटीज, उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की कानून है, उसके बाद वित्त, शिक्षा, शोध, रिसर्च और जो संचार से जुड़ी जितनी भी सारी आर्थिक गतिविधियां हैं और जो संचार के जो सूचना के संसाधन और सूचना के प्रसारण से संबंधित है। जी हाँ, इन सबसे जो रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो सारे किस में आते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा दिया। तो आप
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग क्लास को अच्छी जगह समझने की कोशिश कीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। पत्तन क्या है? हाँ, व्हाट इज पोर्ट? तो पोर्ट क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समुद्री तटों पर बंदरगाह और पत्तन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वार है। जो पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्री तटों पर, यानी समुद्र के किनारे होते हैं और ये क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वार होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसको बोलते हैं, यानी जब कोई एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो उन दोनों के बीच में जो भी व्यापार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। और इसके क्या होते हैं? द्वार है। कह सकते हैं कि इसी के जरिए ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। जिनके रास्ते यात्री भारी या भारी सामानों से लदे मालवाही जहाज विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं। हाँ, तो इसके जरिए ही जो सामानों से लदे जो भी जहाज होते हैं वो इस विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक आते जाते हैं। पत्तनों पर सामानों के जहाजों पर चढ़ाने उतारने की समुचित व्यवस्था, भारी क्रेन इत्यादि उपलब्ध रहती है। हाँ, और जो पोर्ट होते हैं, पत्तन होते हैं, उस पर जो सामानों को यानी जहाजों से उतारने के लिए, उस पर चढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था होती है। हाँ, नहीं सभी लोग वहाँ पे वर्कर्स होते हैं चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, और जो भी भारी क्या होते हैं सामान होते हैं उसके लिए क्या होता है? क्रेन होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि पत्तन क्या है। तो अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को भी समझेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, यानी जो अर्बनाइजेशन होता है आखिरकार क्या होता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। नगरीकरण से तात्पर्य है कस्बों और नगरों में जनसंख्या का केंद्रीयकरण। जी हाँ, तो नगरीकरण से तात्पर्य क्या है हमारा, क्या मतलब है? यानी कस्बों और नगरों में, जी हाँ, जनसंख्या का केंद्रीकरण, यानी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर केंद्रीकरण, मतलब एकत्रीकरण होना। दिखा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर नगरों में बस जाना, यही क्या कहलाता है? हमारा नगरीकरण कहलाता है। इस केंद्रीकरण, दिखा, और ये क्या है? केंद्रीकरण इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं? एक जगह जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए उसको केंद्रीकरण भी कहा जाता है। इस केंद्रीकरण के स्तर की माप देश की समस्त जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है। हाँ, और इसकी जो माप की जाती है, यानी जो देश की समस्त जनसंख्या, यानी पूरे देश का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से जितनी संख्या क्या हुई है? नगरीकृत हुई है, नगरों की ओर गई है, उनके प्रतिशत के रूप में की जाती है। भारत में नगरीकरण का स्तर 31% है। हाँ, और भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो कितना प्रतिशत है? यानी 31% है। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि जो नगरीकरण है वो क्या होता है और इसका प्रतिशत भारत में क्या है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग अभी क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? महानगर किसे कहते हैं? कुछ महानगरों के नाम लिखे। जी हाँ, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको बोला जाता है, और यहाँ पे कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम मांगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। महानगर का शाब्दिक अर्थ है बड़ा शहर। जी हाँ, ऐसे में जो महानगर का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शब्द से मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग होगा क्या? बड़ा शहर। जी हाँ, यानी महा मतलब बड़ा हो जाएगा और नगर मतलब शहर। वस्तुतः 1957 में जीन गॉटमैन ने महानगर और महानगर शब्दों का पहली बार प्रयोग किया था। जी हाँ, और ये जो शब्द है इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन गॉटमैन, जो कि क्या है? ये ज्योग्राफर है। जी हाँ, उन्होंने 1957 ईस्वी में किया था। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो महानगर शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। यहाँ पे आपको जीन गॉटमैन याद रखने हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। हाँ, और दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिन नगरों की संख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है, तो उसको हम लोग महानगर बोलेंगे। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जी हाँ, आप सबको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, उसी तरह से जो महानगर है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। जिनकी संख्या 2002 में 35 थी, जो 2011 में बढ़कर 53 हो गई। जी हाँ, और जब ये क्या किया गया, काउंट किया गया, गणना की गई, तो 2002 में कितनी थी? 35 ही सिर्फ क्या थी? मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो उसमें 53 हो गई। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि महानगर है वो किसे कहते हैं और महानगर की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ है? जी हाँ, यानी जो हिडल पावर है उसका विकास उत्तर भारत में, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ज़्यादा क्यों हुआ है, यहाँ पे रीजन मांगा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक रीजन करके देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ में आप लोग हो सके तो नोट भी कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे पहला रीजन बोला जा रहा है उत्तर भारत की नदियाँ सदावाहिनी है। जी हाँ, और जितनी भी उत्तर भारत की नदियां हैं वो सदावाहिनी यानी सदा हमेशा बहती रहती है, जो गहरी संकरी घाटियों से होकर गुजरती है। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि जो विद्युत शक्ति है, जो विद्युत है, उसको उत्पादन करने के लिए नदियाँ क्या होना चाहिए? यानी पानी का बहाव होना चाहिए। और जो नदियाँ है वो काफ़ी गहरी है
और क्या है संकीर्ण रीजन नैरो है और घाटियों से होकर गुजरती है। उसका दूसरे यहाँ पे रीजन बोला जा रहा है इन पर बांध बनाना एवं विद्युत उत्पादन करना सुगम है जी हाँ। और इन नदियों पर जो बांध बनाना यानी जो डैम है उसको बनाना काफ़ी सुगम है यानी काफ़ी ईजी है और उस पर उत्पादन करना भी काफ़ी ईजी है। उपजाऊ मैदान एवं कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों से होकर बहने के कारण बिजली की मांग अधिक है जी हाँ। और जो हमारा उत्तर भारत है वहाँ पे कई औद्योगिक प्रदेश है जी हाँ, यानी बहुत सारे वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। आप सबको पता है जहाँ पे क्या होंगे फैक्ट्रियाँ होंगी तो वहाँ पे विद्युत की क्या होंगी ज़्यादा मांग हुई और वहाँ पे क्या है मैदान भी काफ़ी उपजाऊ है जिसके कारण से वहाँ पे अधिक विकास हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने इस सारे रीजन को देख लिए। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है संचार से आप क्या समझते हैं जी हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है संचार क्या है यहाँ पे हम लोग आज क्लास में समझते हैं। शब्दों या संदेशों का संप्रेषण संचार कहलाता है जी हाँ। शब्दों यानी जो भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं जो हमारे शब्द हैं और जो भी संदेश यानी जो भी मैसेज है उनका संप्रेषण जी हाँ। संप्रेषण मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन यानी शब्दों या संदेशों का एक दूसरे तक आदान प्रदान कराना वही क्या कहलाता है हमारा संचार कहलाता है। मनुष्य ने संदेशों के आदान प्रदान के लिए भाषाओं बोलियों का विकास किया जी हाँ। और इसी संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए ही भाषाओं का विकास हुआ है जी हाँ। तो आप सबको पता है कि जब पहले भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग इशारे में बात किया करते थे जी हाँ। तो इससे मतलब जो संदेश होते थे वो अच्छी तरीके से एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते थे जिसके लिए इंसान ने क्या किया यानी भाषाओं का बोलियों का विकास किया। दूर तक संदेशों को भेजने के लिए समय के साथ निरंतर परिवर्तन हुए जी हाँ। और दूर तक संदेशों को भेजने के लिए क्या हुए समय के साथ साथ में बहुत सारी परिवर्तन हुए जी हाँ। आपने सुना ही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिसके अंतर्गत डाक व्यवस्था और जो हमारा कम्युनिकेशन यानी संचार के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्था आती है यानी डाक व्यवस्था उसके बाद टेलीग्राफ टेलीफोन रेडियो टेलीविजन से लेकर वर्तमान समय में इंटरनेट को रखा जा सकता है जी हाँ। और जो हमारा संचार के साधनों में ये सारे चीज़ को रखा जा सकता है जी हाँ। तो संचार को हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं कि यानी शब्दों या संदेशों का एक दूसरे तक आदान प्रदान ही क्या कहलाता है संचार कहलाता है जी हाँ। हम लोग इसको अपनी भाषा में इसको आसानी से कह सकते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है व्यापार संतुलन क्या है जी हाँ। व्हाट इज बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे व्यापार संतुलन क्या है तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं जी हाँ। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम यहाँ पे आयात और निर्यात को समझेंगे जी हाँ। आयात यानी एक्सपोर्ट और निर्यात यानी इंपोर्ट जी हाँ। यानी आयात किसको बोलते हैं जब हम लोग कोई देश यानी दूसरे देश से अपने देश में सामान को मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है। और वहीं निर्यात किसको बोला जाता है जब हम लोग अपने यानी देश के सामान को कभी दूसरे देश में भेजते हैं बेचते हैं तो उसको निर्यात बोला जाता है जी हाँ। तो आयात और जो निर्यात है उसके मूल्यों के बीच जो भी अंतर होता है जो भी डिफरेंस होता है उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है जी हाँ। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाएगा जी हाँ। तो अनुकूल व्यापार संतुलन कब कहा जाएगा जब जो निर्यात का मूल्य है वो क्या हो आयात के मूल्य से अधिक हो तो हम लोग उसको बोलेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन। लेकिन वहीं अगर आयात का मूल्य क्या हो जाए निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन जी हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने व्यापार संतुलन भी देख लिया और जो अनुकूल व्यापार संतुलन है और प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसको भी देख लिया जी हाँ। तो अनुकूल व्यापार संतुलन कब होगा जब क्या होगा निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो ये हमारा हो गया अनुकूल। लेकिन प्रतिकूल कब होगा जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जी हाँ। तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिकूल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन 9 भी अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझने की कोशिश करते हैं। हरित गृह प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा करें जी हाँ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली तथा पृथ्वी से परावर्तित किरणों से अवरक्त किरणों को शोषित करती है और उष्मा के रूप में इन्हें चारों ओर विकीर्ण करती है जी हाँ। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी ये क्या है विशेषता यह है कि जो सूर्य की यानी सूर्य से जो भी आने वाली किरणें हैं और पृथ्वी पर जो भी किरणें क्या होती है परावर्तित होती है उनसे जो अवरक्त किरणें हैं जी हाँ अवरक्त किसको बोलते हैं यानी इंफ्रारे जी हाँ। इंफ्रारे जो है उसको क्या कर लेती है शोषित कर लेती है यानी एब्जॉर्ब कर लेती है और उष्मा के रूप में इन्हें चारों ओर विकीर्ण कर देती है जी हाँ। और अपने यानी अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उष्मा के रूप में उसको क्या करती है इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में उसको फैला देती है। वस्तुतः अवरक्त किरणें ही उष्मा का कारण है जी हाँ। और जो वातावरण में जो हमारा जो उष्मा जो हीट होता है वो अवरक्त किरणों के कारण ही होता है जी हाँ। जो इंफ्रारे है उसके कारण ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इस गुण को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं जी हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड का यही गुण कौन सा गुण यानी इंफ्रारे को क्या करना अवशोषित करके
ऊष्मा को चारों ओर फैला देना जी हाँ, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत के 4 वृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे जी हाँ। यहाँ पे आपको मेजर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम बताने हैं, वो 4। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं और आप लोग बिल्कुल साथ साथ में याद कर लीजिएगा। भारत के 4 वृहत औद्योगिक प्रदेशों के नाम निम्नलिखित है जी हाँ। कौन कौन सा? सबसे पहले में हमारा आता है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ये सबसे पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरा हमारा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है बंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, उसके बाद गुजरात तमिलनाडु प्रदेश जी हाँ। ये मैंने यहाँ पे आपको 4 वृहत जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके नाम बता दिए हैं। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें जी हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास करता है तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं जी हाँ। यानी जब कोई व्यक्ति राज्य के अंदर में जी हाँ, और जो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है वो राज्य के अंदर में ही होता है, स्टेट के अंदर में ही होता है जी हाँ। जब कोई व्यक्ति राज्य के अंदर में एक शहर से दूसरे शहर में क्या करता है, प्रवास करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राज्यीय प्रवास बोलेंगे जी हाँ। जैसे कि जो मेरा स्टेट है वो क्या है, बिहार है, और बिहार में मैं क्या करता हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अगर मैंने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, प्रवास किया, तो मैंने राज्य के अंदर में ही प्रवास किया। तो ये जो हमारा प्रवास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। इसके लिए किसी प्रकार की सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं है जी हाँ। इसके लिए कोई भी सरकारी परमिशन नहीं चाहिए अंतर्राज्यीय प्रवास करने के लिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई व्यक्ति एक देश के किसी शहर से दूसरे देश के किसी शहर में आवास या निवास करता है जी हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है, यानी कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में क्या करता है, प्रवास करता है जी हाँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। इसके लिए उसे सरकारी नियमों का संवैधानिक पालन करना पड़ता है जी हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करने के लिए क्या होता है, सरकारी नियमों का पालन करना होता है जी हाँ। जैसे ही आप सबको बताइए कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, वीजा बनाना पड़ेगा, और बहुत सारे प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा जी हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करने के लिए आपको संवैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अंतर्राज्यीय प्रवास करने के लिए कोई भी आदेश का हमको पालन करना नहीं होता है जी हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंतर देख लिया अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड होता है। और आपको क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। अगर आप इसी तरह सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आंसर की चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जी हाँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।